जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अंत तक देखिएगा। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड, ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास। तो आइए देखते हैं लॉर्ड क्लाइव के बारे में। तो लॉर्ड क्लाइव, जिसका कार्यकाल यानी कहे कि पहला कार्यकाल 1757 से लेकर 1760 तक था, और दूसरा कार्यकाल की बात की जाए तो 1765 से लेकर 1767 तक इसका कार्यकाल हुआ करता था। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था फ्रेंड, वो था लॉर्ड क्लाइव। तो आप यह इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा कि लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। तो आइए लॉर्ड क्लाइव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1764 ईस्वी में। बंगाल का गवर्नर इसे नियुक्त किया गया था। अगला है, लॉर्ड क्लाइव के प्रशंसक उसे किस रूप में जानते थे? तो लॉर्ड क्लाइव के जो प्रशंसक थे उसे भारत के विजेता के रूप में जाना किया करते थे। अगला था कि 1765 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि किसने की थी? तो ये जो इलाहाबाद की संधि है ये भी लॉर्ड क्लाइव ने ही किया था, और ये इलाहाबाद की जो संधि है ये सिराजुद्दौला और शाह आलम के साथ किया गया था। अगला है कि लॉर्ड क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक था, भारत कब आया था? तो ये भारत आया था फ्रेंड 1773 ईस्वी में। अगला पूछा गया है कि लॉर्ड क्लाइव ने किस लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित किया था? तो ये किया था पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित। तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो लड़ाई है यह 1757 के आसपास में लड़ा गया था। अगला पूछा गया है कि 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो ये किया था लॉर्ड क्लाइव ने ही। अगला गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक था। तो दूसरा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वो बना था फ्रेंड वॉरेन हेस्टिंग। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो वॉरेन हेस्टिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फ्रेंड। तो पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय। नेक्स्ट है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए कहाँ एक मदरसा की स्थापना की थी? तो ये किया था कोलकाता में। नेक्स्ट पूछा गया है कि वॉरेन हेस्टिंग कब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? तो ये बने थे 1773 ईस्वी में। उसके बाद पूछा गया है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? तो उस समय भारत के पास 3 अध्यक्ष पद हुआ करते थे। अगला पूछा गया है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो जैसा कि पता है कि 1773 से पहले जो अधिनियम हुआ करता था उसके तहत बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, लेकिन 1773 के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके माध्यम से सभी गवर्नर जनरल बने थे, यानी वॉरेन हेस्टिंग जो थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के कारण गवर्नर जनरल बने थे। अगला है, कोलकाता में लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान 1817 में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो ये कॉलेज था फ्रेंड हिंदू कॉलेज, जिसे वर्तमान में
प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला पूछा गया है कि मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन किसने बंद करवाई थी? तो ये करवाई थी वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला पूछा गया है कि सर्वपारिता के नियम को अपनाने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग। अगला है, किसने 1774 में भारत का पहला डाकघर स्थापित किया था? तो ये भी किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने ही। घेरे की नीति किसके नाम से संबंधित है? तो ये भी है फ्रेंड वॉरेन हेस्टिंग के समय ही। अगला है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1774 और 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के समय ही। अगला है, गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने ही। अगला गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कार्यकाल की बात की जाए तो ये 1786 से लेकर 1793 तक इसका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कन्वेंटेड भारतीय नागरिक सेवा का गठन किया, जिसके बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा? तो ये किया था फ्रेंड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो आप भी इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फ्रेंड। तो बोला गया किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसी ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बंगाल का स्थायी राजस्व निपटान के लिए। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो ये है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न बनता है कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड अधिनियम किया गया था? तो ये किया गया था 1793 में। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया हुआ है कि भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कौन थे? यानी कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, तो करवाने वाले आदमी कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे फ्रेंड टीपू सुल्तान के बीच में। अगला जो था गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक इसका कार्यकाल हुआ करता था। तो अगला प्रश्न बनता है कि बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है था? तो ये जाना जाता था फ्रेंड वेलेस्ली को बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता था। तो आइए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला पूछा गया है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी नीति पेश की थी जिसके कारण 1798 में भारतीय राज्यों ने अंग्रेजी से अपना संप्रभुता खो दिया? तो ये था सहायक की संधि। तो सहायक की संधि जो थी ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है कि वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो वह किया था ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसीलिए वह कोलकाता फोर्ट में विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो वो किया था हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने सहायक की संधि नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रहने
के लिए सहमत हुए? तो ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने ही। अगला पूछा हुआ है कि किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया था? तो ये किया था फ्रेंड लॉर्ड वेलेस्ली ने ही। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही। अगला है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था। टीपू अंत में हार गया था इस युद्ध को, तो इसको हराने वाला कौन था? यानी चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है किन, एक तो कंपनी की तरफ से लड़ कौन रहा था? तो ये लड़ रहा था लॉर्ड वेलेस्ली, और भारत की तरफ से यानी कर्नाटक की तरफ से टीपू सुल्तान लड़ रहा था। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक था। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो अगला प्रश्न बनता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे फ्रेंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल हुए थे, और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इससे भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक किस अधिनियम के माध्यम से भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो वो बने थे चार्टर्ड अधिनियम 1883 के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया था? तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून पारित किया गया था वो किया गया था फ्रेंड 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? तो ये किया था 1832 ईस्वी में। अगला पूछा हुआ है कि इलाहाबाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की थी? तो ये किया था विलियम बेंटिक ने ही। तो आप यह याद रखिएगा। अगला है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो ये कहा था तारागढ़ को। नेक्स्ट पूछा गया है कि विलियम बेंटिक ने किस भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? तो विलियम बेंटिक जो था यह महालवाड़ी प्रथा चालू करने वाला यानी गवर्नर जनरल था। अगला है किसने ठगी दमन के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? तो ये भी किया था फिर विलियम बेंटिक ने ही। इसीलिए विलियम बेंटिक भी भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय को 1829 में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित कराने में मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा किसे याद किया जाता है? तो ये याद किया जाता है विलियम बेंटिक को। अगला है चार्ल्स मेटकॉफ जिसका कार्यकाल 1835 से लेकर 1836 तक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा गया है? तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है यह कहा गया है चार्ल्स मेटकॉफ को। सही आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स मेटकॉफ। तो मेटकॉफ से भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आप देख लेते हैं। तो किसने राजपूताना की रियासतों के साथ 1817 से लेकर 1818 के अधीनस्थ गठबंधनों के बीच बातचीत की थी? तो ये किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। अगला है भारत की आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था पर बात करते हुए किसने कहा कि भारत में ग्रामीण व्यवस्था एक छोटा गणराज्य है? तो कहा था फ्रेंड चार्ल्स मेटकॉफ ने ही। इसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड जिसका कार्यकाल 1836 से लेकर 1842 तक था। अगला क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? तो आपको पता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो इसकी मरम्मत जो है ये करवाई थी फ्रेंड लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो आप यह याद रखिएगा।
तो लॉर्ड आकलैंड से भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो है, लॉर्ड आकलैंड को किस वर्ष गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1836 में। अगला है लॉर्ड एलनबरो, जिसका कार्यकाल की बात किया जाए तो वो 1842 से लेकर 1844 तक था। तो अगला प्रश्न बनता है कि किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय किया गया था? तो ये किया गया था 1843 में। तो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो ये था लॉर्ड एलनबरो। अगला है लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। अगला प्रश्न बनता है कि हड़प सिद्धांत लागू होने के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो हड़प सिद्धांत लागू होने के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है फ्रेंड, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल बने थे? तो वो बना था 1848 से लेकर 1856 तक। अगला है लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था? तो अवध का विलय जो है ये 1856 में किया गया था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेड़ी कहा था? तो ये कहा था अवध साम्राज्य को। अगला है कि भारत के गवर्नर जनरलों में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि प्राप्त की? तो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जो उपाधि प्राप्त किया है ये किया है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला पूछा गया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल ने 1853 में कोलकाता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी? तो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी तो वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बनता है कि डलहौजी के व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई प्रथम रियासत कौन थी? तो ये रियासत थी फ्रेंड सतारा। नेक्स्ट बनता है कि 1851 में अवध को एक चेड़ी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था। तो ये भी किया था लॉर्ड डलहौजी ने ही। अगला है, किसे भारतीय रेलवे का पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये भी डलहौजी को ही जाना जाता है। अगला है, किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला भी लॉर्ड डलहौजी ही था। नेक्स्ट है कि 1862 में 3 भारतीयों को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिन ने अपनी विधान परिषद में शामिल किया था। तो 3 वो किया था, वो तीनों आदमी थे फ्रेंड। एक थे तो बनारस के राजा, दूसरा थे पटियाला के महाराज, तीसरा थे सर दिनकर राव। अगला है लॉर्ड कैनिन, जिसका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक था। तो प्रश्न बनता है कि भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत का जो पहला ब्रिटिश वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिन। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो ये है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिन ने शांति की घोषणा की और अंततः 1857 के विद्रोह को कब दबा दिया था? तो ये दबाया था 5 जुलाई 1858 को। अगला है कि लॉर्ड कैनिन ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस स्थान पर पढ़कर सुनाया था? तो ये पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद, प्रयागराज। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के किस वायसराय के समय में भारत दंड संहिता यानी कि आईपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपी तथा दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी प्रक्रिया पारित किया गया? ये भी लॉर्ड कैनिन के समय में ही किया गया था, यानी कि लॉर्ड कैनिन के समय में ही मैकाले आया था
और उसी के समय ये सभी चीज़ें पारित की गई थी। अगला है, लॉर्ड कैनिंग ने कौन से समूह को ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म से उल्लेखित किया था, जिसने 1757 के विद्रोह के दमन में मदद की थी? तो वो था राजसी राज्यों। अगला है, गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि कौन अंतिम मुगल राजा होगा और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंश को यानी किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो मुगल का जो अंतिम राजा माना गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो बहादुर शाह जफर को माना गया था। अगला बनता है कि कौन भारत का गवर्नर जनरल था जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि आया था 1856 में, उसे अधिनियमित किया था? तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग। अगला है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, भारत में बजट जो है लॉर्ड कैनिंग ने ही शुरू किया था। अगला वायसराय था लॉर्ड मेयो, जिसका कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 तक था। तो प्रश्न बनता है कि भारत में पहली जनगणना जो कि 1872 में हुई थी, किस वायसराय के काल में हुई थी? तो ये हुआ था फ्रेंड लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो आप यह याद रखिएगा, यानी भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। तो लॉर्ड मेयो से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पूछा गया कि 1872 में शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप में है। अगला है, भारत के कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय कृषि एवं वाणिज्य विभाग के स्थापना से संबंधित है? तो ये है लॉर्ड मायो। नेक्स्ट है, मेयो कॉलेज की स्थापना 1857 में किसने की थी? तो ये किया था रिचर्ड बर्के ने। अगला है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था लॉर्ड मेयो ने। अगला प्रश्न बनता है कि अगला जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिटन, जिसका कार्यकाल था 1876 से लेकर 1880 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम कब पारित किया था? तो ये किया था 1878 में शस्त्र अधिनियम पारित। तो इसके बारे में भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये पूछा गया है कि किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था लॉर्ड लिटन। अगला है, भारत के कौन से गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखा गया था? तो ये कविता लिखा गया था लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है कि 1877 में किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो ये किया था लॉर्ड लिटन। अगला वायसराय बना था लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक था। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ये माना जाता है फ्रेंड लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन से भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बोला गया है कि किसने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है? उसके साथ यानी उसके शासनकाल में भारत को स्वर्ण युग का आरंभ कहा था, यानी किसने कहा है ये बात? तो ये कहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट है कि लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधारों के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति है यह 1882 में भी किया गया था। अगला है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था को निरस्त किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन ने किस वर्ष में इल्बर्ट बिल पेश किया था?
तो इल्बर्ट बिल जो है ये पेश किया था 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट पूछा गया हुआ है कि किसे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो कि 1881 में आया था का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान थे। तो ये था लॉर्ड रिपन। अगला बनता है कि 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला है, जब भारत की नियमित जनगणना पहली बार की गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपे जाना एक अद्वितीय घटना थी। इसे किसने अंजाम दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड रिपन ने ही। अगला प्रश्न है, अगला जो था वो था लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक था। तो अगला प्रश्न बनता है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल की एक प्रमुख घटना थी? तो जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आज जो आप कांग्रेस देख रहे हो उसी कांग्रेस की। तो लॉर्ड डफरिन, इससे भी कुछ प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। बोला गया तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जिसमें वर्मा पराजित हुआ था किस वायसराय के काल की प्रमुख घटना थी? तो ये था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की प्रमुख घटना। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया। इस विचार को किसके द्वारा बनाए रखा गया था? तो ये बनाए रखा गया था फ्रेंड लॉर्ड डफरिन के द्वारा। अगला था, किस गवर्नर जनरल ने लोगों के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के रूप में कांग्रेस का उपहास किया, यानी कांग्रेस का उपहास उड़ाने वाला था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। अगला आया था फ्रेंड लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक। तो अगला प्रश्न बनता है कि लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो ये जो घटना से संबंधित है फ्रेंड, यह है 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन से ये संबंधित है लॉर्ड कर्जन। इसको बहुत लोग लॉर्ड दुर्जन के नाम से भी जाना करते हैं भारत में, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो इससे भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था 1904 के समय में। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन ने किसके नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन किया था? तो बुलिश आयोग का जो गठन है वो किया था सर एंड्रूज फ्रेजर के कार्यकाल में। अगला है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर के वास्तुकला प्रकाष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है? पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है कोलकाता। अगला पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश किस वर्ष दिया था? तो ये दिया था फ्रेंड 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश। अगला प्रश्न और है कि लॉर्ड कर्जन की यात्रा के उपलक्ष्य में वर्धमान के राजा द्वारा कौन सा स्मारक बनवाया गया था? तो ये बनाया गया था फ्रेंड बिजॉय तोरण, यानी कि कर्जन गेट। अगला है लॉर्ड कर्जन द्वारा सिंचाई आयोग जो कि 1901 के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था सर वेल्बिन स्कॉट मैनकिंज को। नेक्स्ट है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया बंगाल विभाजन कब तक चला था? तो ये चला था फ्रेंड 1911 तक, कि जिस दिन किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द किया था। ये जॉर्ज पंचम जो आए थे उसने कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया था, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। अगला है लॉर्ड कर्जन द्वारा अकाल आयोग जो कि 1900 में आया था
कि प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था एंथनी मैकडोनाल्ड को। अगला आया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका कार्यकाल था 1905 से लेकर 1910 तक। तो अगला प्रश्न बनता है कि क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने के समय किस वायसराय का शासन था? तो ये वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, वो भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला है किसने भारतीय कृषि सेवा शुरू की? यानी भारतीय कृषि सेवा किसने शुरू की? तो ये किया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक था। तो नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1919 के समय में हुआ था, कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे फ्रेंड लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ इसके बारे में प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी देख लेते हैं। तो राजधानी का स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इसमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो ये फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी का नाम था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे। अगला बनता है कि लॉर्ड हार्डिंग को कब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1916 में। और बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो इसके संस्थापक जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय। अगला बनता है कि किसने बंगाल के विभाजन को रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन रद्द करने वाला जो था वो था लॉर्ड हार्डिंग। अगला ब्रिटिश भारत की राजधानी जो कि 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, उस समय वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला है किस वायसराय ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया था? तो ये भी किया था लॉर्ड हार्डिंग। अगला वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल था 1916 से लेकर 1921 तक। अगला प्रश्न बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के काल में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हुआ था फ्रेंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के समय। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बने हुए हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम जो कि 1919 में लागू किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला है कि 1919 में रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के खिलाफत आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही। अगला है कि एडविन मॉन्टेग्यू राज्य सचिव और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसके कारण भारत सरकार अधिनियमित हुआ। तो ये हुआ था 1919। अगला है कि 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? ये किया गया था हंटर समिति का गठन। अगला है कि जब द्वैध शासन को भारत प्रशासन में लागू किया गया था उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही था। तो फ्रेंड ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के जितने भी काम थे वो आप याद रखिएगा। अगला है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो मॉन्टेग्यू
फूड प्रस्ताव जो है यह संबंधित था फ्रेंड संवैधानिक सुधार से। अगला है लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वो था लॉर्ड जॉर्ज। अगला है किसके शासनकाल के दौरान खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगला जो वायसराय है वो था लॉर्ड रीडिंग, जिसका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक था। नेक्स्ट है कि भारत आने वाला पहला एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो ये था फ्रेंड लॉर्ड रीडिंग, भारत आने वाला पहला यहूदी वायसराय। तो इससे भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। तो अगला पहला है कि काकोरी ट्रेन डकैती के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के समय वायसराय कौन था? तो वहाँ भी था लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन किस वायसराय के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो ये किया गया था लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के समय। अगला वायसराय था लॉर्ड इरविन, जिसका कार्यकाल 1926 से लेकर 1929 तक यानी 1931 तक था। तो प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो साइमन कमीशन जो आया था वो आया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के समय। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के शासनकाल के समय। तो लॉर्ड इरविन से भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की थी, जिसमें से कुछ पर सहमति बनी और उन्होंने गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा। तो गांधी ने 11 मांग की थी। अगला है गांधी इरविन समझौता को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दिल्ली समझौता के रूप में। नेक्स्ट है किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी को लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये कहा था एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। नेक्स्ट है लंदन में महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट बनता है कि वायसराय का नाम बताइए जिसने वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। तो ये भी किया था लॉर्ड इरविन ने ही। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुआ था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। अगला है उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा या डोमिनियन स्टेट की घोषणा की थी। तो ये किया था लॉर्ड इरविन ने ही। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान इसमें से कौन भारत का वायसराय था? तो ये था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन। अगला वायसराय था लॉर्ड लिथिनलिगो, जिसका कार्यकाल 1936 से लेकर 1943 तक था। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स कमीशन ने भारत का दौरा किया था? तो क्रिप्स कमीशन जो था भारत का दौरा किया था वो किया था लॉर्ड लिथिगो के समय में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 1940 में प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा जारी किया गया था? तो ये किया था लॉर्ड लिथिगो के द्वारा। अगला है भारत के किस वायसराय के शासनकाल में 11 भारतीय राज्यों ने पहली बार चुनाव हुए थे? तो ये हुए थे लॉर्ड लिथिगो। नेक्स्ट है भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया था
वह भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करे, वो किया था लॉर्ड लिथिगो। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड लिथिगो। अगला है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो है, इसका कार्यकाल जो था वो था 1943 से लेके 1947 तक। नेक्स्ट है कि भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए 1946 में ब्रेकडाउन प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वायसराय लॉर्ड वेवेल। तो इससे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये इस प्रकार हैं कि किस वायसराय के शासनकाल में राजगोपालाचारी और CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था? तो ये किया था लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। वेवेल योजना जो कि शिमला समझौता हुआ था 1945, इसका नाम भारत के किस वायसराय के नाम पे रखा गया था? तो ये रखा गया था लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। किस वर्ष वेवेल योजना शुरू की गई थी? तो ये किया गया था 1945 में। अगला जो वायसराय था, तो वायसराय बोले या गवर्नर जनरल बोले, इसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1947 से 48 तक भारत का वायसराय रहा था। वायसराय कहे या फिर आप कहे गवर्नर जनरल। तो अगला प्रश्न बनता है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, आज़ाद भारत की बात हो रही है फ्रेंड, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना था? तो हम लोगों ने तो लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो गवर्नर जनरल बना पाकिस्तान का। तो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था माउंटबेटन। अगला है, भारत के विभाजन के समय में माउंटबेटन योजना यानी आधिकारिक तौर पे घोषित कब की गई थी? ये किया गया था 3 जून 1947 को। अगला है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, लॉर्ड माउंटबेटन सेवानिवृत्ति वर्ष क्या थी? तो सेवानिवृत्ति वर्ष उसकी थी 1965। अगला पूछा गया है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। तो प्रतिस्थापित किया गया था लॉर्ड वेवेल को। अगला है, माउंटबेटन योजना का आधार बना था, तो वो बना था देश का बंटवारा, एक भारत और एक पाकिस्तान। माउंटबेटन प्लान जो कि जून 1947 में आया था, किस प्रांत में जनमत संग्रह के लिए प्रदान किया गया था? वो किया गया था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। अगला है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? किसने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों का निर्माण की देखरेख की? तो वो किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने ही। इसके बाद आए थे C राजागोपालाचारी, जिनका कार्यकाल 1948 से लेकर 1950 तक रहा था। तो आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे C राजागोपालाचारी। तो आप यह भी याद रखिएगा।